अर्चना एक छोटी सी कंपनी में जॉब करती है। अर्चना की उम्र 23 वर्ष है। वह अपने घर से अपने ऑफिस में एक बस से जाती है। इस बस में परवीन 27 वर्षीय भी सफ़र करता है। अर्चना का ऑफिस पहले पड़ता है, इसीलिए हमेशा अर्चना बस से पहले उतरती है। परवीन भी एक कंपनी में काम करता है। परवीन का ऑफिस अर्चना के ऑफिस से आगे पड़ता है। परवीन और अर्चना की मुलाकात और जान पहचान इसी बस में हुई थी। दरअसल एक दिन जब अर्चना बस में चढ़ी तो सभी सीटें फुल थी। 2-3 महिलाएं और 4-5 पुरुष खड़े होकर सफ़र कर रहे थे। अर्चना भी उन महिलाओं के पास जाकर खड़ी हो गई। उस दिन अर्चना की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे बुखार था। अर्चना ने अपने बॉस को तबीयत सही ना होने के कारण ऑफिस नहीं आने की सूचना देने के लिए कॉल किया, तो बॉस ने कहा काम जरूरी है, हाफ डे के लिए ही आ जाओ। अर्चना की नई नई नौकरी थी, इसीलिए वो मना नहीं कर पाई और ऑफिस के लिए निकल आई। अर्चना जिस सीट के पास खड़ी थी उस पर परवीन बैठा था। अर्चना एक हाथ ऊपर कर बस में लगे हुक को पकड़े खड़ी थी। उसे चक्कर सा लग रहा था, इसीलिए वह बार बार अपने हाथ पर अपना सर टिका ले रही थी। अर्चना का दूसरा हाथ बस के धक्के से कई बार परवीन को स्पर्श कर चुका था, जिससे परवीन को भी एहसास हो गया था कि अर्चना को बुखार है। तब तक अर्चना उससे बिल्कुल अपरिचित थी। अर्चना की ऐसी हालत देखकर परवीन अपनी सीट से उठकर खड़ा हो गया और अर्चना से कहा कि आप यहाँ बैठ जाइए। अर्चना ने ताप के कारण लाल हो गई आंखों से परवीन की तरफ देखा और उसे धीरे से थैंक्स बोलकर परवीन की सीट पर बैठ गई। परवीन खुद को अर्चना से दूर रखने की भरसक कोशिश करते हुए खड़ा था, फिर भी उसका शरीर अर्चना से स्पर्श हो ही जाता था। अर्चना का शरीर बुखार से तप रहा था। अब परवीन का सारा ध्यान अर्चना पर ही आ गया। तभी उनके पास बस कंडक्टर आ गया। परवीन ने अपना टिकट ले लिया। फिर कंडक्टर ने अर्चना से टिकट लेने के लिए कहा। अर्चना आंखें मूंदे बैठी थी। कंडक्टर ने थोड़ी सी आवाज़ ऊंची कर कहा, मैडम मैडम टिकट ले लीजिए। अगर अर्चना ने अपनी आंखें नहीं खोली तब परवीन ने अपनी एक उंगली से अर्चना का कंधा थपथपाकर अर्चना को जगाने की कोशिश की तो अर्चना ने चौंक कर अपनी आंखें खोल दी। कंडक्टर ने फिर पूछा, मैडम कहाँ जाना है आपको? अर्चना के होठ सूखने लगे थे। उसने अपनी जीभ से होठों को गिला कर कहा, माल रोड। कंडक्टर ने कहा 5 रुपया। बेहाल अर्चना पैसे देने के लिए अपना पर्स खोलने लगी तो परवीन ने कहा, मैं दे देता हूँ। अर्चना ने भुहें ऊंची कर परवीन की तरफ देखा और बिना कुछ कहे फिर से आंखें मूंद ली। अर्चना ने कंडक्टर को रुपये देकर अर्चना का टिकट ले लिया। शीघ्र ही अर्चना का ऑफिस आ गया। तब वहाँ की सवारियाँ उतरने लगी। परवीन ने एक बार फिर से आंखें मूंदे बैठी अर्चना का कंधा थपथपाकर उसे जगाकर बताया कि आपको जहाँ जाना है वह जगह आ गई, ऑफिस आ गया है। अर्चना उठ खड़ी हुई तो उसका सर घूमता सा महसूस हुआ। वह सीट पर बैठ गई। हालांकि परवीन का स्टॉप अभी नहीं आया था, फिर भी परवीन ने अर्चना के साथ वहाँ पर ही उतरने का फैसला किया। वह अर्चना की बाँह पकड़कर बस से नीचे उतर गया। बस आगे बढ़ गई। परवीन ने अर्चना से पूछा, आपके पास पानी की बोतल है? अर्चना ने धीरे से कहा, नहीं, आज लंच बोतल नहीं लाई, सिर्फ हाफ डे तक ऑफिस है। तब परवीन ने अपने बैग से पानी की बोतल और एक बैग की पॉकेट में रखी हुई कुछ दवाइयों में से क्रोसिन निकालकर अर्चना को देते हुए कहा कि ये लीजिए, दवा खा लीजिए, आराम मिल जाएगा आपको। सुबह कुछ नाश्ता किया था आपने? परवीन ने पूछा। नहीं, मन नहीं था कुछ खाने का। परवीन के हाथ से पानी की बोतल और दवा लेते हुए अर्चना ने जवाब दिया, तो फिर 1 मिनट रुकिए,
कहकर परवीन ने नजर घुमाकर देखा तो एक दुकान पर से बिस्कुट खरीदा और झटपट पैकेट खोलकर उसमें से एक बिस्किट निकालकर अर्चना को दिया और कहा, खाली पेट दवा नहीं खाते, पहले ये बिस्किट खा लीजिए। परवीन ने अर्चना के हाथ से पानी की बोतल ले ली तो अर्चना ने उसी हाथ में बिस्किट ले लिया और खाने लगी। जब अर्चना ने एक बिस्किट खा लिया तो परवीन ने उसकी ओर दूसरा बिस्किट बढ़ाया तो अर्चना ने कहा, नहीं अब और नहीं खाना। अच्छा ठीक है, अब दवा खा लीजिए, कहकर परवीन ने अर्चना को पानी की बोतल खोलकर दे दी। जब तक अर्चना ने दवा खाई तब तक परवीन ने अपने हाथ में पकड़े बिस्किट के पैकेट को खाकर खत्म कर दिया। दवा खाते ही अर्चना को फायदा होना शुरू हो गया। उसे बहुत संकोच महसूस हुआ कि वो एक अजनबी के साथ खड़ी हुई है। फिर भी औपचारिकतावश अर्चना ने परवीन को थैंक यू वेरी मच कहा। इट्स ओके, परवीन ने बिना मुस्कुराए कहा। अब आपको ठीक लग रहा है? जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा ऑफिस पास में ही है, मैं चलती हूँ, कहकर अर्चना चल दी। परवीन उसे तब तक जाता हुआ देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। फिर परवीन वहीं खड़ा दूसरी बस का इंतजार करने लगा। शीघ्र ही दूसरी बस आ गई। झटपट उस बस में चढ़ गया। अगले दिन बस में अपनी सीट के पास एक रुमाल रखकर एक अनजाना सा इंतजार करता हुआ परवीन बस में बैठा था। आखिरकार परवीन का इंतजार खत्म हुआ और पीला सूट पीला दुपट्टा पहने बस में चढ़ी अर्चना। अर्चना को देखते ही परवीन को लगा मानो पूरी बस में गुलाबों की ताज़ा महक फैल गई है। आज बस में ज़्यादा सवारियां नहीं थी, एक आध सीट खाली ही थी। परवीन अपलक अर्चना को देख रहा था। दुबली पतली गेहुए रंग और सुंदर नैन नक्श वाली अर्चना आज परवीन को बहुत अच्छी लगी। जैसे ही अर्चना की कजरारी नज़र परवीन से मिली वैसे ही तुरंत परवीन ने उसकी तरफ हाथ हिलाया। बस की सीटों को थामे हुए आगे बढ़ती अर्चना भी होले से मुस्कुरा दी। धीरे धीरे चलती हुई अर्चना आगे बढ़कर परवीन की सीट के पास पहुंची तो परवीन ने अपनी सीट पर रखा रुमाल उठा लिया और थोड़ा सा खिसक कर अर्चना से बैठने को कहा। थैंक्स कहकर अर्चना सीट पर बैठ गई। आज तबीयत कैसी है? आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चहकते हुए अर्चना ने जवाब दिया। फिर अपना पर्स खोलते हुए कहने लगी, कल मेरी मम्मी घर पर नहीं थी, वरना वह मुझे दवा भी देती और बुखार होने पर भी एम्प्लॉइज को ऑफिस में बुलाकर काम करवाने पर बॉस को डांट भी लगाती। कहकर अर्चना ने अपने पर्स से 5 रुपए का सिक्का निकालकर परवीन की तरफ बढ़ाया। ये लीजिए, कल आपने मेरा टिकट लिया था ना? परवीन ने 5 रुपए के सिक्के की तरफ देखकर कहा, अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। अर्चना ने 5 रुपए लेने के लिए परवीन से बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं की और इट्स ओके, जैसी आपकी मर्जी कहकर अर्चना फिर होले से मुस्कुराई और सिक्के को वापस अपने पर्स में रखकर पर्स की चैन बंद कर ली। परवीन अभी तक अर्चना के चेहरे की ओर ही देख रहा था। अर्चना के गुलाबी पतले होठों की मुस्कुराहट सीधे परवीन के दिल में उतर गई। उसके बाद परवीन और अर्चना ने एक दूसरे के बारे में संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। दोनों के ही परिवार निम्न मध्य वर्गीय और सम्मानित सामाजिक स्थिति वाले थे। परवीन के 3 बड़े भाई हैं जिनकी शादी हो चुकी है। तीनों के 2-2 बच्चे हैं। परवीन के पापा पिछले 10-12 सालों से लकवाग्रस्त है। वो ठेके पर मकान पुतवाने पेंट का काम करते थे। अर्चना के परिवार में मम्मी पापा
अर्चना की 2 बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। कुछ ही देर आपस में बात करके अर्चना और परवीन को लग ही नहीं रहा था कि वे पहली बार इतनी बातचीत कर रहे हैं, बल्कि उन दोनों को ही लग रहा था कि वे बरसों से बहुत अच्छे मित्र हैं। कश्मीरी गेट आने पर अर्चना उतरने लगी तो परवीन के मुंह से निकल गया, मेरी छुट्टी 5 बजे होती है, 5:30 बजे तक मैं कश्मीरी गेट आ जाता हूँ। ओके, मीठी सी मुस्कुराहट के साथ अर्चना ने परवीन की तरफ देखा। परवीन का दिल तेजी से धड़क रहा था। सी यू इन द इवनिंग। परवीन ने अर्चना की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। श्योर कहकर परवीन के बढ़े हुए हाथ को थामकर अर्चना ने शेक हैंड कर लिया। कश्मीरी गेट की सभी सवारियां उतर चुकी थी। बस वाले ने हॉर्न दिया तो अर्चना भी परवीन का हाथ छोड़कर जल्दी से बस से उतर गई। बस चल दी। परवीन बस की खिड़की से अर्चना को जाते हुए देख रहा था। हवा से लहराता अर्चना का दुपट्टा देख परवीन का दिल उस दुपट्टे में उलझ गया। उसके बाद सिर्फ शाम की छुट्टी के समय ही नहीं, बल्कि अब तो हर दिन परवीन और अर्चना एक ही बस में एक साथ ही बैठते। वापसी में भी अर्चना 2 बसें छोड़कर परवीन का इंतजार करती थी। अर्चना और परवीन की रुचियाँ और शौक एक दूसरे से बहुत मेल खाते थे। बस में साथ साथ सफ़र करते हुए धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार का अंकुर फूटने लगा था। अब छुट्टी वाले दिन गाए बगाए दोनों कभी पार्क में तो कभी मंदिर वगैरह साथ जाते। समय आने पर परवीन और अर्चना ने एक दूसरे के बारे में अपने परिवार वालों को बता दिया। बहुत ही सहजता से दोनों परिवार उनके रिश्ते के लिए राजी हो गए। धूमधाम से परवीन और अर्चना का विवाह हो गया। विवाह के बाद भी अर्चना नौकरी करती रही। 7 साल के बाद अर्चना ने एक बेटा और एक बेटी को जन्म दिया। परवीन का परिवार बढ़ने के बाद जगह की बहुत दिक्कत आने लगी, तो परिवार वालों की सहमति से अर्चना और परवीन किराए पर एक मकान लेकर रहने लगे। लगभग 11 साल तक किराए के मकान में रहने के बाद आखिर पाई जोड़कर और कुछ परिवार वालों की आर्थिक मदद की सहायता से अर्चना और परवीन ने एक पुराना मकान खरीद लिया, जो उन्हें कुछ सस्ते में मिल गया था। मकान को सस्ते में मिलने पर अर्चना और परवीन खुश भी बहुत थे और साथ ही सोच रहे थे कि मकान की हालत अभी ठीक है, पता नहीं क्यों सस्ते में बेच दिया उसके मालिक ने, शायद उसे पैसों की अर्जेंट ज़रूरत पड़ गई होगी। खैर, मकान सस्ते में मिल गया, ये उनकी किस्मत की बात है। इसीलिए अर्चना और परवीन ने मकान सस्ते में क्यों बेचा, उस पर से अपना ध्यान हटा लिया। अपना खुद का आशियाना होने का सपना सच होने जा रहा था। परवीन अर्चना के साथ उनके दोनों बच्चे, बेटा अंकुश और बेटी दीपा भी बहुत खुश है। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद उस पुराने मकान की साफ सफाई और रंग रोगन करवाने के लिए एक ठेकेदार को जिम्मा सौंप दिया गया। परवीन और अर्चना ने जिस ठेकेदार को मकान के रंग रोगन का जिम्मा सौंपा, वह परवीन के पिताजी की पहचान वाला था। परवीन के पिताजी एक समय में लिपाई पुताई की ही ठेकेदारी किया करते थे, इसीलिए यह काम भी सस्ते में निपटने वाला हो गया। संडे से साफ सफाई का काम शुरू होने वाला था। उस दिन अर्चना और परवीन की छुट्टी थी, तो दोनों बाइक से अपने होने वाले आशियाना को देखने पहुंच गए। अपने घर के सामने पहुंचकर परवीन ने बाइक रोक दी। घर का मेन गेट खुला हुआ था, इसका मतलब था अंदर साफ सफाई का काम शुरू हो गया है। दोनों कुछ देर के लिए बाहर ही रुक गए। दोनों बड़ी हसरत से अपना 1 मंजिला मकान को देख रहे थे। अपना घर चाहे छोटा सा हो या क्यों ना हो, बहुत प्यारा लगता है। अपने मकान को निहारती हुई अर्चना की नज़र अचानक बाईं ओर वाले पड़ोसी मकान की खिड़की पर पड़ी। वहाँ खड़ी एक महिला परवीन और अर्चना को ही देख रही थी। अर्चना की नज़र महिला पर पड़ते ही उस महिला ने दूसरी तरफ नज़र घुमाकर खिड़की बंद कर ली।
यह देखकर अर्चना के दिल में कुछ खटका। ऐसे रूखे पड़ोसी होंगे तो कैसे काम चलेगा। अर्चना ने उस खिड़की की तरफ से नजर हटाई तो देखा बाईं ओर वाले पड़ोसी मकान की छत पर एक महिला और पुरुष खड़े दिखाई दिए, जो परवीन और अर्चना की तरफ देखकर आपस में कुछ बातें कर रहे थे। अर्चना उन दोनों की ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट के प्रत्युत्तर में छत पर खड़ी महिला अपने साथ खड़े पुरुष की बाह पकड़कर पीछे हट गई। ये क्या मामला है, अर्चना सोच में पड़ गई। यहाँ के पड़ोसी तो ऐसे पेश आ रही है जैसे हम लोग कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि आतंकवादी है। अर्चना ने अपनी गर्दन को हल्का सा झटका, फिर अपने मकान को ऊपर से नीचे तक देखने लगी तो उसे अपने मकान की छत पर खड़ी एक औरत दिखाई दी। खूब गोरी, बिल्कुल दूध जैसी सफ़ेद रंग, लाल साड़ी, लाल बिंदी और हाथों में लाल चूड़ियाँ। उसके लंबे काले घुंघराले बाल उस महिला की पूरी पीठ पर छितरे थे। उस महिला के बालों को देखकर अर्चना आश्चर्य से भर उठी। कितने खूबसूरत बाल, ये कौन है? अर्चना ने खुद से ही सवाल किया और खुद ही उत्तर भी दे दिया। मजदूर ही होगी। अर्चना अभी उस औरत को देख ही रही थी कि मकान की छत पर खड़ी उस औरत की नज़र भी अर्चना पर पड़ गई। अर्चना की ओर देखकर वो औरत होले से मुस्कुराई। उस औरत को मुस्कुराता देखकर अर्चना ने सोचा, चलो मजदूर ही सही, कम से कम किसी को तो उसका यहाँ आना अच्छा लगा। यह सोचते हुए अर्चना भी उस औरत की ओर देखकर मुस्कुरा दी। अंदर चले, परवीन ने अर्चना से पूछा। हाँ हाँ बिल्कुल, कहकर अर्चना ने परवीन की ओर देखा। परवीन के साथ अंदर जाती हुई अर्चना ने एक बार अपने मकान की छत पर देखा। अब वो औरत वहाँ नहीं थी। परवीन और अर्चना मकान के अंदर आ गए। 3 कमरों का मकान था। एक एक कमरे में एक एक पुरुष मजदूर सफाई कर रहा था। परवीन और अर्चना को देखते ही मजदूरों ने हाथ जोड़ दिए तो बदले में परवीन और अर्चना ने भी सिर हिला दिया। परवीन और अर्चना कमरों से होते हुए किचन में आ गए। अर्चना को इस मकान में जो सबसे अच्छी बात लगी थी वो ये थी कि इस घर में एक किचन गार्डन है। किचन के सिंक का सारा पानी उस गार्डन में जाता है। किचन में एक खिड़की भी है। अर्चना ने खिड़की खोल दी तो गार्डन की हरियाली नजर आने लगी। गार्डन में छोटा सा आम का एक पेड़ भी लगा है। किचन गार्डन में वैसे तो हरा सूखा झाड़ झंखाड़ ही लगा है, मगर आम का पेड़ बिल्कुल हरा भरा लहरा रहा है। परवीन ने अर्चना से कहा, शायद इस मकान के मालिक ने मकान बनाते समय ये आम का पेड़ गार्डन में लगवाया होगा। अर्चना ने सहमति जताई। गार्डन में एक किनारी जगह साफ करवाकर एक कुर्सी पर बैठा ठेकेदार अपना मोबाइल देख रहा था। परवीन ने अर्चना से कहा, चलो ठेकेदार से मिले चलकर हम। अर्चना ने जवाब दिया और किचन की खिड़की बंद करने लगी तो आम के पेड़ के नीचे अर्चना को वही औरत खड़ी नजर आई जो कुछ देर पहले उनके मकान की छत पर खड़ी थी। वो औरत अर्चना को देखते ही फिर होले से मुस्कुरा दी। अर्चना भी मुस्कुराई और खिड़की बंद कर ली। अचानक अर्चना ठिठक गई। ये औरत तो अभी छत पर थी, ये यहाँ कैसे आ गई? तुरंत ही अर्चना ने धीरे से अपने माथे पर हाथ मारा और फिर सोचा, मकान में सब जगह साफ सफाई का काम चल रहा है तो मजदूर तो हर जगह दिखेंगे ही। परवीन के पीछे पीछे चलते हुए अर्चना भी गार्डन में आ गई। परवीन और अर्चना को देखते ही ठेकेदार कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और दोनों को नमस्कार किया। ठेकेदार ने अर्चना की ओर अपनी कुर्सी खिसकाकर उसे बैठने के लिए कहा तो अर्चना ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। परवीन ने ठेकेदार से पूछा, ये साफ सफाई का काम कितने दिनों तक चलेगा? ठेकेदार ने जवाब दिया, मकान वर्षों से बंद पड़ा है, सफाई करने के में 1 हफ्ता लगेगा। उसके बाद दीवारों की खुरचाई का काम चलेगा, फिर दीवारों पर पट्टी लगाकर प्राइमरी लगाने का काम शुरू होगा। ठेकेदार ने आगे कहा, इस गार्डन की सफाई के बाद इसमें लगने वाले पौधे आप लोगों को
अपनी पसंद के लाने होंगे। ठेकेदार की बात सुन अर्चना ने तुरंत कहा, मुझे ये आम का पेड़ नहीं कटवाना है। परवीन ने भी अर्चना का समर्थन किया और कहा, हरे भरे पेड़ को कटवाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ताज़ा हवा और छांव मिलेगी। उसके बाद कुछ देर तक परवीन और ठेकेदार आपस में बात करते रहे। फिर अर्चना ने परवीन से पूछा, अब घर चले? मम्मी जी ने जल्दी घर आने को बोला था। हाँ चलो। परवीन और अर्चना घर के बाहर आ गए। परवीन अपनी मोटर बाइक स्टार्ट करने लगा। अर्चना पास में ही खड़ी होकर चारों तरफ देखने लगी। तभी उसे अपने घर के सामने वाले मकान के गेट के पास उसकी सास की उम्र की एक महिला हाथ हिलाकर अर्चना को अपनी ओर बुलाती दिखी। परवीन देखो, वो सामने मकान वाली आंटी जी मुझे बुला रही है। मैं उनसे मिलकर अभी 2 मिनट में आती हूँ। ठीक है जाओ, सुन लो क्या कह रही है आंटी जी। परवीन ने मोटर बाइक स्टार्ट करना छोड़ दिया और अपने मकान के 4-5 मकान छोड़कर एक घर के नीचे के पोर्शन में बने जनरल स्टोर में बच्चों के लिए चिप्स, चॉकलेट आदि खरीदने लगा। अर्चना ने उस महिला के पास पहुंचकर उनसे मुस्कुराकर नमस्ते की और कहा, मेरा नाम अर्चना है। उस औरत ने भी हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते, मेरा नाम सुनीता है। क्या ये मकान आप लोगों ने ही खरीदा है? सुनीता ने पूछा। अर्चना ने मुस्कुराते हुए अपने मकान की ओर एक नज़र डाली और कहा, जी हम लोगों ने ही खरीदा है। वैसे तो हमारा अपना निजी मकान भी है, मतलब मेरी ससुराल, लेकिन वह घर थोड़ा छोटा पड़ रहा है, इसीलिए हम लोगों ने यह मकान लिया है। काफ़ी सस्ते में मिल गया है। अर्चना तो अपनी बात मुस्कुराकर कह रही थी, मगर अर्चना की बात सुन सुनीता गंभीर हो आई और बोली, क्या आप लोगों को वो बात पता नहीं है? वो बात? कौन सी बात? अर्चना को सुनीता की पहेली जैसी ये बात समझ में नहीं आई। यही बात कि यह मकान सही नहीं है, सुनीता ने फुसफुसाते हुए कहा। मकान सही नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? अर्चना को सुनीता की बात का एक भी शब्द समझ में नहीं आ रहा था। सुनीता ने अर्चना का हाथ पकड़कर उसे अपने गेट के अंदर खींच लिया और एक और खड़ी होकर फुसफुसाकर बोली, मतलब इस मकान में एक औरत की आत्मा भटकती है क्या? हालांकि अर्चना को भूत चुड़ैलों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, लेकिन सुनीता ने इस तरह रहस्यमयी ढंग से यह बात कही कि अर्चना के बदन में कपकपी की एक लहर जरूर दौड़ गई। फिर अर्चना ने खुद को संभालते हुए पूछा, आप कैसे कह सकती हैं कि उस मकान में किसी औरत की आत्मा भटक रही है? अर्चना के सवाल पर सुनीता ने अपनी गर्दन मटकाते हुए कहा, मैं ही नहीं, पूरा मोहल्ला इस बात को जानता है और मानता है कि उस मकान में एक औरत की आत्मा भटक रही है। यह बात और है कि उस औरत की आत्मा ने कभी किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। यह सुनकर अर्चना की सांस में सांस आई और वो मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से बोली, आंटी जी, इसका मतलब है कि वह एक अच्छी आत्मा है। अर्चना को सुनीता की बेसिर पैर की बातों में जरा भी रुचि नहीं लगी थी, इसीलिए अर्चना ने सुनीता को नम्रतापूर्वक नमस्ते किया और वहाँ से चली आई। परवीन ने बच्चों के लिए काफ़ी सामान खरीद लिया था। जैसे ही अर्चना परवीन के पास आई, परवीन ने सामान की बड़ी सी थैली पॉलीथीन अर्चना को पकड़ा दी और पूछा, क्या कह रही थी वह मैडम? अर्चना ने पॉलीथीन के अंदर झांककर यूं ही कुछ खास नहीं, बस छोटे से परिचय का लेन देन किया। सुनीता नाम है उनका। परवीन ने मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। चलो, ये सुकून की बात है कि यहाँ के पड़ोसी मिलनसार हैं। अर्चना ने बाइक पर बैठते हुए कहा, हाँ, अभी तक तो सिर्फ इन्हीं से मुलाकात हुई है। आई होप
सब हेल्थी चेकिंग वाले ही हो लोग ही हो। हेल्दी चेकिंग मतलब? कुछ नहीं, तुम चलो। अर्चना ने परवीन के कंधे पर हाथ रख दिया। परवीन ने बाइक आगे बढ़ा दी। जाते जाते अर्चना ने एक बार फिर अपने मकान पर निगाह डाली तो उसे मकान के गेट पर वही महिला मजदूर उसकी ओर देखकर मुस्कुराती हुई नजर आई। सुनीता की बात को पूरी तरह से दिल से निकाल चुकी अर्चना फिर उस औरत की ओर देखकर मुस्कुरा दी। फिर मन में सोचा, ये मजदूर काम कम करती है, इधर उधर टहलती ज्यादा है। मोड़ आते ही नया मकान दिखना बंद हो गया। उसी रात को बेड पर लेटे हुए परवीन और अर्चना बातें कर रहे थे। तभी अर्चना पूछ बैठी, परवीन, मकान में कितने मजदूर काम कर रहे थे? तुमने तो देखा था 3 मजदूर थे, कोई औरत नहीं है? अर्चना ने अगला सवाल किया। नहीं, कोई औरत नहीं है। ईंट गारा, मिट्टी मसाला और ईंट ढुलाई में औरत काम करती है। अपने यहाँ का काम आदमियों वाला है। परवीन की बात सुन अर्चना सन रह गई। अगर मकान में सिर्फ 3 मजदूर काम कर रहे हैं तो मकान की छत पर, किचन गार्डन में और मकान के गेट पर दिखने वाली लाल साड़ी और खुले बाल वाली वो औरत कौन थी? क्या सुनीता जी सही कह रही थी? इस मकान में एक औरत की आत्मा भटकती है। अर्चना के पूरे बदन में खौफ की एक लहर दौड़ गई। उसका दिल जोरों से धड़क उठा और वो परवीन के सीने से इस तरह सटकर लेट गई मानो वह खुद को छुपाना चाहती हो। अर्चना को इस तरह अपने से लिपटा देख परवीन ने कुछ और ही मतलब निकाला और मुस्कुराते हुए अर्चना के गालों को चूम लिया। परवीन के होठों का स्पर्श पाते अर्चना के बदन में खौफ की लहर का स्थान प्यार के समुद्र ने ले लिया। अगली सुबह जब अर्चना सोकर उठी तो एकदम ना जाने कैसे उस रहस्यमयी औरत का ख्याल दिमाग से आकर चिपक गया। अर्चना फिर सिहर उठी। उसने आराम से सोए परवीन की तरफ देखा और सोचा, जो औरत मुझे कल अपने मकान में दिखाई दी, क्या वह परवीन को दिखाई नहीं दी? और अगर परवीन को दिखाई नहीं दी तो सिर्फ मुझे ही क्यों दिखाई दी? अर्चना ने सोचा, वो परवीन को बता देगी कि कल सुनीता जी ने उसे बुलाकर यही बताया था कि हमारे नए मकान में एक औरत की आत्मा भटकती है। लेकिन अगले ही पल अर्चना ने सोचा, नहीं, परवीन के दिमाग में इस तरह के वहम नहीं डाले जा सकते। लेकिन ये वहम कहाँ, ये तो एक सच्चाई है। मैंने खुद अपने नए मकान में एक औरत देखी थी और सुनीता जी कोई पागल थोड़ी है जो मुझसे मेरे घर में किसी की आत्मा के बारे में बात करने लगेगी। लेकिन 2 और पड़ोसी भी तो हमें देखकर अजीब तरह से व्यवहार कर रहे थे। अर्चना खुद से ही सवाल जवाब किए जा रही थी। हालांकि अर्चना को भूत और प्रेत आत्माओं पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उसका मानना है कि दुनिया में अगर कोई पराशक्ति है तो वह है सिर्फ और सिर्फ ईश्वर। लेकिन जो खुद अपनी आंखों से देख चुकी है उसे कैसे अनदेखा किया जाए? दिमाग में चल रही बेतहासा उठापटक से घबराई अर्चना ने अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। नहीं, मैं इस तरह टेंशन में नहीं रह सकती। इस राज का तो पर्दाफाश करना ही होगा। अर्चना ने निर्णय लिया कि अगले संडे फिर नए मकान में जाऊंगी। देखती हूँ कि वो औरत दिखती है या नहीं। तब तक उस औरत के बारे में मुझे कुछ भी नहीं सोचना। यही सोचकर अर्चना उठी और अपने घर के कामों में लग गई। दोनों बच्चे सुबह स्कूल जा चुके थे। अर्चना और परवीन के भी अपने अपने काम पर निकलने का समय हो गया था। अर्चना ने दोनों के टिफिन तैयार किए और ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर लगाकर परवीन को आवाज़ लगा दी।
परवीन और अर्चना नाश्ता कर रहे थे। तभी अर्चना के दिमाग में अचानक कुछ आया और उसने परवीन से पूछा, परवीन, क्या तुमने ठेकेदार से पूछा था कि मकान में कितने मजदूर सफाई कर रहे हैं? नहीं, ठेकेदार से नहीं पूछा था, खुद ही देखा था, 3 मजदूर काम कर रहे थे। क्यों, क्या हो गया? मजदूरों के बारे में क्यों पूछ रही हो? अर्चना ने धीरे से कहा, नहीं, कोई खास बात नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। मुझे लगा कोई औरत भी काम कर रही थी। अर्चना के दिल दिमाग में चल रही ऊहा से अनजान परवीन ने अर्चना की प्लेट में वेजिटेबल सैंडविच रखते हुए कहा, चिंता मत करो अर्चना, ठेकेदार चाहे कितने भी मजदूर लाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो जितने पैसे तय किए हैं उतने ही देने हैं। जस्ट रिलैक्स, ओके? चलो जल्दी से नाश्ता फिनिश करो। अर्चना ने जवाब दिया और सैंडविच खाने लगी। अर्चना ने थोड़ी चैन की सांस ली कि परवीन ने ठेकेदार से मजदूरों के बारे में नहीं पूछा था। उसने खुद से ही बताया कि 3 मजदूर आदमी थे। हो सकता है वह औरत ऊपर छत की साफ सफाई कर रही हो। हम लोग छत पर गए नहीं थे, इसीलिए परवीन उस औरत को देख नहीं पाए होंगे। फिर अर्चना ने खुद से कहा, वैसे भी सुनीता जैसी भूत चुड़ैल जादू टोना में विश्वास करने वाली औरतें हर सोसाइटी में एक ना एक जरूर होती है। उनकी कही बातों पर विश्वास कर बेवजह वहम पालने से दिमाग खराब हो जाएगा। मुझे अब उस औरत के बारे में नहीं सोचना है। अर्चना बराबर खुद को समझा रही थी। अर्चना ने खुद से जो वादा किया था उसे निभाया भी, यानी अपने मकान में उस मजदूर से दिखने वाली औरत के ख्याल को खुद से दूर रखा। अगले संडे परवीन और अर्चना फिर अपने नए मकान की ओर चल दिए। जैसे ही अपना मकान शुरू हुआ, परवीन के पीछे बाइक पर बैठी अर्चना थोड़ा सा उचक कर अपने मकान की छत पर कुछ देखने का प्रयास करने लगी। जैसे जैसे मकान पास आता जा रहा था, अर्चना चश्मे के भीतर से अपने मकान को ऊपर से नीचे तक देखते हुए सोच रही थी कि वो औरत आज दिखेगी या नहीं, और अगर दिख भी गई तो मैं क्या करूंगी। नए मकान के सामने जाकर परवीन ने बाइक रोक दी। पीछे बैठी अर्चना ने खूब अच्छी तरह अपने मकान को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा। फिर बाइक से उतरकर एक और खड़ी हो गई और मोहल्ले में चारों तरफ नजर दौड़ाई। आज किसी भी मकान की खिड़की, छत या गेट पर कोई पड़ोसी खड़ा नजर नहीं आया। परवीन ने बाइक को अपने मकान की साइड में लगा दिया और परवीन और अर्चना मकान के अंदर चले गए। उस दिन की तरह अलग अलग नहीं, बल्कि तीनों मजदूर आज एक ही कमरे में दीवारें खुरच रहे थे, जिससे बहुत धूल उड़ रही थी। इसीलिए परवीन और अर्चना कमरे के अंदर नहीं गए। मुंह पर रुमाल रखकर कमरे के दरवाजे पर ही खड़े होकर अंदर देखा, फिर वहां से हट गए। चलो परवीन, किचन में चलते हैं। हाँ चलो। किचन में जाते ही अर्चना ने खिड़की खोल दी और बाहर गार्डन का नज़ारा दिखा, जिसमें आम के पेड़ के नीचे कुर्सी डाले बैठा ठेकेदार फोन पर किसी से बात कर रहा था। पूरे गार्डन का झाड़ झंकाड़ सब हटाकर साफ कर दिया गया था। साफ सुथरा छोटा सा गार्डन बहुत अच्छा लग रहा था। अर्चना वहीं खड़ी कुछ देर तक आम के पेड़ को देखती रही और सोचती रही। आज वह औरत नजर नहीं आई और ना ही कोई पड़ोसी। किचन भी साफ हो चुका है। परवीन की आवाज़ सुनकर अर्चना चौंक गई, फिर खिड़की बंद कर वापस पलटी और मुस्कुरा कर बोली, हाँ काफ़ी बड़ा भी लग रहा है। परवीन ने कहा, मगर सामान रखने के बाद फिर से छोटा लगने लगेगा। परवीन की बात पर अर्चना हंस दी, हाँ वो तो है, खाली जगह बड़ी ही लगती है। किचन से निकलकर दोनों गार्डन में ठेकेदार के पास आ गए। फोन पर बात करते करते ठेकेदार ने
परवीन और अर्चना को देखते ही कॉल कट कर दी और नमस्ते करता हुआ उठकर खड़ा हो गया। परवीन ने भी ठेकेदार को नमस्ते का जवाब दिया। अर्चना ने भी अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। परवीन जब ठेकेदार से बातें करने लगा तो अर्चना के मन में एक बार आया कि ठेकेदार से पिछली बार दिखी उस रहस्यमय औरत के बारे में पूछे, लेकिन फिर उसने सोचा कि इस बार तो वो औरत दिखी ही नहीं है, फिर क्यों बिना वजह बात को तूल दूं। अब अर्चना ने पूरी तरह उस औरत को अपने दिमाग से निकाल फेंका। थोड़ी देर नए मकान में रुकने के बाद परवीन और अर्चना घर चले आए। आज उन्होंने अपने दोनों बच्चों को घुमाने ले जाने का वायदा किया था। अर्चना ने अपने कपड़े चेंज किए, बच्चे भी तैयार थे। पूरा परिवार घूमने निकल पड़ा। रात में पिछले संडे मकान में दिखी औरत के ख्याल ने अर्चना के दिमाग में एक बार दस्तक दी। अर्चना ने सोचा, आज वो औरत क्यों नहीं दिखी। तुरंत ही अर्चना ने खुद से कहा, वैसे तो आज कोई पड़ोसी भी नहीं दिखा था, तो क्या पूरा मोहल्ला ही भटकती आत्माओं का है। ही। अर्चना को खुद की सोच पर हंसी आ गई, जिसको सुनकर पास में लेटे परवीन ने अर्चना की ओर देखा। परवीन को अपनी ओर देखता पाकर अर्चना सक पका गई कि क्या परवीन ने उसके मन की बात सुन ली है। नहीं, मन की बात कोई कैसे सुन सकता है। अर्चना मुस्कुराई और झट से परवीन के सीने में दुबक गई। ये देखकर परवीन का दिल खिल गया। उसने अर्चना को अपने ओर भी करीब करते हुए कहा, तुमको आजकल बहुत रोमांस आ रहा है अर्चना। इरादे क्या है। अर्चना ने पहली बार अपने मकान में दिखी मजदूर से दिखने वाली औरत का कोई भी जिक्र परवीन से नहीं किया था। लिहाजा परवीन उस घटना से बिल्कुल अनजान था। उस रविवार के बाद अगले कई रविवारों तक परवीन अर्चना अपने नए मकान पर जाते रहे। वो औरत तो दोबारा नहीं दिखी, लेकिन पड़ोसी जरूर दिखते थे। आते जाते दुआ सलाम हो जाती थी, लेकिन एक दूसरे के घरों में आना जाना नहीं हुआ था। कुछ ही महीनों में परवीन अर्चना का आसियाना रंग पुत कर बन ठन कर तैयार हो गया। अब बारी थी उस मकान में गृह प्रवेश की। रविवार को सबकी छुट्टी होती है, यही सोचकर पंडित जी से पूछकर गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवाया गया। परवीन और अर्चना के दोनों बच्चों की जन्मदिन पार्टी के बाद घर में कोई बड़ा फंक्शन नहीं हुआ था, इसीलिए परवीन की मां सहित भैया भाभी आदि की सहमति से सभी रिश्तेदारों को गृह प्रवेश का निमंत्रण भेजे जाने लगा। फूलों और बिजली की झालरों से घर को सजाने का ऑर्डर दे दिया गया। 3 दिनों के लिए हलवाई बुक कर लिया गया। गृह प्रवेश में आए हुए मेहमानों को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर देने के लिए सबने राय मशविरा किया। फिर तय हुआ कि रिटर्न गिफ्ट कांच की कटोरी का सेट सही रहेगा। मेहमानों की गिनती करके उससे 5 पीस ज़्यादा कांच की कटोरी को बढ़िया सा पैक करने के लिए दुकानदार को पेमेंट कर दिया गया। बच्चों ने कहा, पापा डीजे भी लगवा लेना, हम सब लोग डांस करेंगे। डीजे वाला भी बुक कर दिया गया। बड़े भाई के बच्चों ने फरमाइश की, चाचू आइसक्रीम जरूर होनी चाहिए और चाइनीज पास्ता भी। उन बच्चों की फरमाइश को पूरी तवज्जो दी गई। परवीन अर्चना संडे को ही फ्री होते हैं, इसीलिए दोनों ने निर्णय लिया कि संडे को नए मकान वाले पड़ोसियों को अर्चना गृह प्रवेश का कार्ड देने जाएगी और बाकी मिलने वालों को परवीन निमंत्रण देने जाएगा। संडे आया। अर्चना ने नाश्ते में आलू और पूरी बना लिया था, जो पूरे परिवार का फेवरेट है। साथ में आम का अचार। परवीन ने अच्छी तरह नाश्ता किया। उसके बाद गृह प्रवेश के कार्ड बांटने निकल गया। परवीन के जाने के बाद अर्चना ने भी नाश्ता किया। अर्चना ने सोचा कि आज संडे है, सब देर से सोकर उठेंगे, इसीलिए 12 बजने के बाद ही कार्ड देने जाऊंगी। अर्चना ने धीरे धीरे करके अपने सारे काम निपटाए। आज बच्चों को भी स्कूल नहीं जाना था, तो वो भी देर तक सोए। फिर सोकर उठे तो टीवी चलाकर बैठ गए। तब अर्चना ने बच्चों से कहा कि तुम लोग नहाकर नाश्ता कर लो, उसके बाद तुमको दादी के घर छोड़ आऊंगी। क्यों मम्मी, दादी के घर क्यों?
दीपा ने पूछा। क्योंकि मैं नए मकान जा रही हूँ, वहाँ के पड़ोसियों को कार्ड देने जाना है। लेकिन मम्मी, क्या नए मकान वाले पड़ोसी हमारे यहाँ गृह प्रवेश में आएंगे? क्योंकि वो तो हमें जानते ही नहीं है, अंकुश ने कहा। अर्चना ने बेटे के सर पर हाथ फिराते हुए कहा, जान पहचान करने के लिए ही तो कार्ड देना है। बेटा खुश होते हुए बोला, वाओ मम्मी, वेरी क्लेवर। अर्चना भी मुस्कुरा दी और फिर वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालकर फैलाने लगी। 12 बजे तक सब काम खत्म करके अर्चना तैयार हो गई। बच्चे भी रेडी थे। उसके बाद अर्चना ने ऑटो बुक करा। 5 मिनट में ऑटो आ गया। अर्चना ने घर में ताला बंद किया और अपने दोनों बच्चों को उनकी दादी के घर छोड़ते हुए नए मकान में पहुंच गई। अपने मकान के सामने पहुंचकर अर्चना का मन मयूर नाच उठा। पुताई होने के बाद मकान बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसे निहारते हुए अर्चना का दिल ही नहीं भर रहा था। मकान के मेन गेट पर ताला पड़ा था। अर्चना ने हौले से गेट को छुआ। मन ही मन में मकान की बलैया ली और फिर अपने मकान के बाईं ओर वाले पड़ोसी मकान की डोरबेल बजा दी। शीघ्र ही एक महिला ने दरवाजा खोल दिया। महिला को देखते ही अर्चना ने मुस्कुराकर नमस्ते किया, तो महिला ने भी मुस्कुराकर नमस्ते कर लिया। अर्चना को याद आया कि ये वही महिला है जिन्होंने पहली बार अर्चना को देखते ही अपनी खिड़की बंद की थी। वो आज तो अच्छे से पेश आ रही है। अर्चना ने उन्हें कार्ड देते हुए बहुत विनम्रता से कहा, जी मेरा नाम अर्चना है, हम आपके पड़ोस में रहने आने वाली है। यह पास वाला नया मकान हमारा है। इसी मकान के गृह प्रवेश का निमंत्रण देने आई हूँ। आप सहपरिवार जरूर जरूर आइएगा, कहकर अर्चना ने हाथ जोड़ दिए। महिला ने कहा, मेरा नाम शिवानी है। आइए अर्चना जी, आप अंदर आइए। अर्चना ने बहुत मिठास भरे स्वर में कहा, जी जरूर आऊँगी, मगर आज नहीं, आज थोड़ा जल्दी में हूँ। बाकी पड़ोसी को भी कार्ड देने जाना है। वैसे भी अब तो आपके पड़ोस में रहने आने ही वाले हैं, तो आना जाना लगा ही रहेगा। शिवानी ने हंसकर कहा, चलिए ठीक है, आज हम आपसे ज़बरदस्ती भी नहीं करेंगे। आपको तो अभी बहुत सारे काम करने होंगे। ठीक है, अच्छा मैं चलती हूँ, आप लोग जरूर आइएगा। फिर से हाथ जोड़कर अर्चना ने कहा, बिल्कुल हम सब जरूर आएंगे। शिवानी ने भरोसा दिया। अर्चना वहाँ से चल दी तो शिवानी ने अर्चना के नए मकान को झांक कर देखा, फिर धीरे से अपना गेट बंद कर लिया। उधर अर्चना ने चैन की सांस ली कि शुक्र है, शिवानी जी तो बहुत अच्छे स्वभाव की है। लेकिन फिर उस दिन उन्होंने इतनी बेरुखी से खिड़की क्यों बंद कर ली थी? यही सोचते हुए अर्चना ने अपने मकान के दाहिनी ओर वाले पड़ोसी के मकान के गेट पर पहुंचकर और डोरबेल बजा दी। जैसा कि अर्चना को उम्मीद थी कि उस दिन छत पर खड़ी महिला दरवाज़ा खोलेगी, वैसा ही हुआ। उन्हीं महिला ने गेट खोला तो सामने अर्चना को देखकर थोड़ा चौंकी। अर्चना ने तुरंत उनसे नमस्ते की और अपना परिचय देते हुए उन्हें भी अपने मकान के गृह प्रवेश का कार्ड थमा दिया। उन महिला ने भी अपना परिचय दिया। मेरा नाम संगीता है, अर्चना जी आप अंदर आइए। अर्चना ने संगीता से भी वही कहा जो उसने शिवानी से कहा था कि और भी पड़ोसियों को कार्ड देने जाना है, फिर कभी आऊँगी। अब तो हम पड़ोसी बनने वाले हैं। अर्चना की बात सुन संगीता हंसी और बोली, यही तो बात है कि हम पड़ोसी बनने वाले हैं। आप इतनी देर से कार्ड बांट रही है
तो प्यास तो लगी ही होगी। आइए, आपको बढ़िया सा शरबत बनाकर पिलाती हूँ। संगीता ने इतनी आत्मीयता से ये बात कही कि अर्चना मना नहीं कर पाई और वो संगीता के घर के अंदर चली आई। संगीता का बहुत ही सुंदर, सुसज्जित और व्यवस्थित था घर। वातावरण में बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा प्रतीत हो रही थी। संगीता के साथ चलती हुई अर्चना उनके ड्राइंग रूम में आ गई। संगीता ने अर्चना को सोफे पर बैठने के लिए कहा तो थैंक्स कहकर अर्चना सोफे पर बैठ गई। अर्चना जी, मैं बस अभी 2 मिनट में आती हूँ। अर्चना ने मुस्कुराकर कहा, ओके। संगीता चली गई तो अर्चना ड्राइंग रूम में चारों तरफ निगाह दौड़ाने लगी। सुंदर सुंदर पेंटिंग्स दीवारों पर सजी है जो गृहिणी का कला प्रेमी होना दर्शाती है। अच्छा, तो बगल वाला आपका मकान है? एक आवाज़ सुनकर अर्चना चौंकी। सर घुमाकर देखा, एक बुजुर्ग महिला अपनी छड़ी टिकाती ड्राइंग रूम में आ रही है। जिन्हें देखते ही अर्चना ने तुरंत उठकर नमस्ते की और लपक कर उनके पांव भी छू लिए। उन बुजुर्ग महिला ने अर्चना के सर पर हाथ फिराते हुए उसे सदा सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। जी, हमारा ही मकान है वह। मेरा नाम अर्चना है। बढ़िया है, कहते हुए वो बुजुर्ग महिला सोफे पर बैठ गई और अपनी छड़ी साइड में रख ली। इन घुटनों के कारण चलना मुश्किल है। बुजुर्ग महिला ने अपने दोनों घुटनों को सहलाते हुए कहा, अरे अर्चना, तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। जी कहकर अर्चना फिर बैठ गई। संगीता 3 गिलास शरबत लेकर आई और पहला गिलास बुजुर्ग महिला को देते हुए कहा, मम्मी जी, ये अर्चना जी है। हमारे पड़ोस वाला मकान इन्हीं का है। बुजुर्ग महिला ने शरबत का गिलास पकड़कर कहा, हाँ, इन्होंने बताया मुझे। फिर संगीता ने अर्चना को भी शरबत का गिलास पकड़ाकर कहा, अर्चना जी, ये मेरी सासू माँ है। अर्चना संगीता की सासू माँ की ओर देखकर मुस्कुराई। सासू जी शरबत के ठंडे घूंट भर रही थी। अपने हाथ में भी शरबत का गिलास लेकर भी अर्चना के पास बैठ गई। दोनों शरबत पीने लगी। संगीता की सास ने कहा, अर्चना बिटिया, तुमने नए मकान में पूजा पाठ करवा लिया? अर्चना ने जवाब दिया, जी आंटी जी, गृह प्रवेश वाले दिन ही सुबह पहले सत्यनारायण भगवान जी की कथा है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, संगीता की सासू माँ ने कहा। और सुनो अर्चना बिटिया, अपने दरवाजे पर तुम नजर बट्टू भी लटका देना। वही छोटा सा मटका राक्षस के मुंह जैसा होता है। उसको दरवाजे के बाहर लटकाने से बुरी आत्माएं घर में प्रवेश नहीं करती, भूत प्रेत की छाया नहीं पड़ती। संगीता ने अपनी सासू जी की बात को काटते हुए कहा, अरे मम्मी, छोड़ो ना ये भूत प्रेत की बातें। जब सत्यनारायण भगवान जी की कथा हो रही है तो भूतों का प्रवेश तो वैसे भी वर्जित हो जाएगा घर में। संगीता ने अपनी सासू जी को भूतों की बातें करने से रोका और अर्चना को देखते हुए बोली, इनके घर में तो देवता वास करेंगे। इतने अच्छे स्वभाव की है अर्चना जी। संगीता की बात सुन सासू माँ ने मुंह फुला लिया। हाँ हाँ, हम बुजुर्गों की बातें तो आलतू फालतू ही होती है। तुम जवान लोग क्यों मानो हम बुढ़ों की बातों को? जब मुसीबत पड़ेगी तब पता चलेगा। मैं तो हूँ ही खराब। कहती हुई सासू माँ ने अपनी छड़ी उठाई और खटखट करती हुई ड्राइंग रूम में चली गई। मम्मी जी तो नाराज हो गई। संगीता ने धीरे से कहा। अर्चना के घुटने पर हथेली मारती हुई संगीता ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, डोंट वरी अर्चना जी, मम्मी जी गुस्सा नहीं हुई है। वह शरबत पीने के बाद कुल्ला करने गई है, अभी वापस आ जाएगी। उन्हें बातें करना बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई घर में आया है तो फिर मेरी सासू जी अकेले कमरे में नहीं बैठ सकती। ओहो, तो ठीक है। अर्चना बेफिक्र हो गई।
तभी संगीता की सासू माँ छड़ी टेकते हुए वापस आकर सोफे पर बैठ गई तो अर्चना ने कहा, जी आंटी जी, जैसा आपने बताया है मैं गेट पर नज़र बट्टू लगा दूंगी। और सुनो अर्चना बिटिया, कभी भी सूरज ढलने के बाद घर में बाल खोलकर मत रहना। तुम्हारे बाल तो लंबे हैं और लंबे बालों में जिन बहुत जल्दी बैठ जाती हैं। क्या? सासू माँ की बात सुनकर अर्चना ने अपना एक हाथ अपने सीने पर रखा, दूसरे हाथ से अपनी लंबी चोटी पकड़ ली। मम्मी जी, आप क्यों डरा रही हो बेचारी अर्चना जी को? संगीता ने अपनी सासू माँ से कहा तो सासू माँ बड़ी लापरवाही से बोली, मैं डरा कहाँ रही हूँ, जो सच्चाई है वही बता रही हूँ, मानो ना मानो तुम लोगों की मर्जी। वैसे तुम्हारे बाल तो कटे हुए हैं, तुमको क्या चिंता? मैं तो अर्चना के लंबे बालों को देखकर कह रही थी। फिर वो अर्चना से मुखातिब होकर बोली, अर्चना बिटिया, तुम रोज शाम को सूरज ढलने के बाद 2 अगरबत्तियाँ सुलगाकर अपने गेट पर लगा दिया करना। ऐसा करने से अगर जिन बाबा का फेरा तुम्हारे घर लगेगा भी तो वे तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। संगीता की सासू माँ की अजीबोगरीब बातों से अर्चना बहुत असहज हो रही थी। फिर भी प्रत्यक्ष में बोली, जी आंटी जी, मैं याद रखूंगी। संगीता की शक्ल देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे अपनी सासू जी की ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। अर्चना ने उठकर कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ, आप सब लोग गृह प्रवेश में जरूर आइएगा। संगीता की सासू जी ने कहा, अब अर्चना बिटिया, मैं तो किसी फंक्शन में जाती नहीं हूँ, तो संगीता और बच्चे आ जाएंगे अपने पापा के साथ। मैं फिर फुर्सत में किसी और दिन ही आ पाऊंगी। ठीक है आंटी जी, कहकर अर्चना ने एक बार फिर उनके चरण स्पर्श किए और संगीता के साथ बाहर आ गई। गेट के पास खड़े होकर संगीता ने कहा, अर्चना जी, प्लीज आप मेरी सासू जी की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा। भगवान से ज़्यादा उनको शैतान को प्रसन्न करने की चिंता रहती है। कोई बात नहीं संगीता जी, बुजुर्ग लोग अपने अनुभवों से ही हमें शिक्षा देते हैं। फिर अर्चना ने संगीता को नमस्ते कहा और बाकी के घरों में कार्ड बांटने लग गई। अंत में अर्चना ने मकान के सामने वाले मकान में रहने वाली सुनीता जी के घर के बाहर कार्ड लेकर पहुंची और डोरबेल बजा दी। डोरबेल बजने के थोड़ी देर बाद ही सुनीता जी ने दरवाज़ा खोल दिया। नमस्ते आंटी, अर्चना ने मुस्कुराकर अपने हाथ जोड़ दिए। नमस्ते नमस्ते कहते हुए सुनीता जी ने अर्चना का हाथ पकड़कर अंदर खींचा और गेट बंद कर लिया। उनके इस रवैये से अर्चना एकदम हैरान हो गई। अर्चना का हाथ पकड़कर सुनीता उसे अपने बेडरूम में ले आई। अर्चना को बेड पर बैठाकर वह खुद भी अर्चना के पास बैठ गई और 2 लंबी लंबी सांसें लेने के बाद किसी को आवाज़ लगाई, प्रिया ओ प्रिया, जरा 2 कप चाय बना लाना। सुनीता जी की आवाज़ का कोई रिप्लाई नहीं आया तो सुनीता को फुसफुसाते हुए अर्चना से बोली, मेरी बहू प्रिया बहुत आलसी औरत है, दिन भर सोती रहती है, अभी भी अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किए पड़ी है। बुढ़ापे में मुझको गेट खोलना पड़ता है। मैं अभी आती हूँ अर्चना, तुम बैठो, कहकर प्रिया प्रिया पुकारती हुई सुनीता जी कमरे के बाहर चली गई। थोड़ी सी देर में वह वापस आ गई और बैठते हुए बोली, और सुनाओ अर्चना, क्या हाल चाल है? अर्चना ने अपने बैग से कार्ड निकालकर सुनीता जी को देते हुए मुस्कुरा कर कहा, आंटी जी, हमारे मकान का गृह प्रवेश है, सपरिवार आप लोग जरूर आइएगा। तुम्हारे मकान में गृह प्रवेश है। सुनीता जी ऐसे चौंकी जैसे अर्चना ने कोई बहुत अजीब बात कह दी हो। फिर वह कार्ड देखने लगी। अर्चना बैठी हुई उनको घूरे जा रही थी। मम्मी जी चाय, एक मधुर आवाज़ सुनाई दी।
अर्चना ने देखा प्रिया बहू चाय की ट्रे लेकर आई थी। उसने चाय बिस्कुट की ट्रे बेड पर टेबल पर रख दी और वापस जाने लगी तो अर्चना ने उससे भी कह दिया कि प्रिया जी, अगले संडे हमारे मकान का गृह प्रवेश है, आप भी जरूर आइएगा। यह सुनकर प्रिया मुस्कुराकर कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने वाली थी कि तभी सुनीता जी बोल पड़ी, नहीं नहीं अर्चना, प्रिया बहू तो नहीं आ पाएगी गृह प्रवेश में, ये 3 महीने की पेट से हैं, वह नहीं आ पाएगी। अपनी सास सुनीता की बात सुन प्रिया मुंह लटकाकर वहां से चली गई। सुनीता जी ने अर्चना की तरफ हल्का सा झुककर पूछा, इस मकान को खरीदने से पहले कोई तो पूछताछ की होगी कि यह मकान किसका है और वह क्यों इस मकान को बेच रहा है, इस मकान में तुमसे पहले कौन रहता था, वगैरह वगैरह। अर्चना ने मन में सोचा, हमने कहाँ कुछ पता किया, सस्ते में अच्छी जगह मकान मिल गया हमारे लिए, यही बढ़िया था। लेकिन सुनीता आंटी कह तो सही रही है। अर्चना ने धीरे से कहा, नहीं आंटी, हमने तो ऐसी कोई पूछताछ नहीं की है, हमने तो बस प्रॉपर्टी डीलर से संपर्क किया था। अर्चना ने अभी तक चाय पीना शुरू नहीं किया था। सुनीता जी ने बिस्किट की प्लेट अर्चना के आगे कर दी। अर्चना ने एक बिस्कुट उठा लिया। सुनीता जी ने भी एक बिस्किट उठाकर अपने मुंह में रखा और उसे थोड़ा चबाकर बोली, तुम बहुत भोली हो अर्चना, लेकिन क्या तुम्हारी सास तो बड़ी बूढ़ी है, उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि जिस मकान को खरीदने वाली हो उसके बारे में जानकारी कर लो। नहीं, मम्मी जी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। अब अर्चना को अफसोस हो रहा था कि ये चूक कैसे हो गई, भूत चुड़ैल की वजह से नहीं, लेकिन ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है। हमसे पहले कोई इस मकान में रहा है, पता नहीं कैसे लोग थे, एक बार तो पता करना चाहिए था। अगर तुमने मकान खरीदने से पहले अपने आसपास वालों से पूछा होता तो कोई भी तुम्हें ये मकान खरीदने की सलाह ना देता। अर्चना को सुनीता जी की बातें बहुत अजीब लग रही थी। उसने पूछा, क्यों आंटी जी, ऐसा क्या है उस मकान में? सुनीता जी ने अर्चना के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अरे बताया तो था तुम्हें उस दिन, इतनी जल्दी भूल गई? अरे उस मकान में एक औरत की आत्मा भटकती है। सुनीता जी बेहद रहस्यमयी अंदाज में फुसफुसाई। सुनीता जी की बात सुन अर्चना ने सोचा, आज तो नए मकान वाली औरत की आत्मा के रहस्य के बारे में मैं आर या पार करके ही रहूंगी। लेकिन आंटी जी, आत्मा तो निराकार होती है, उसे कोई कैसे देख सकता है? हाँ, आत्मा निराकार ही होती है, लेकिन जब किसी की आत्मा अतृप्त होती है तो वो किसी न किसी रूप में आकर दिखने लगती है। अर्चना ने अपनी चाय का खाली हो चुका कप ट्रे में रखा और बोली, किस औरत की आत्मा है ये? आंटी जी, जरा ठीक से बताइए, यह तो मुझे भी ठीक से नहीं मालूम कि वह कौन औरत है, लेकिन हाँ, दीनू ने उस औरत की आत्मा को साक्षात देखा था। दीनू? ये दीनू कौन है? दीनू अब नहीं है। आज मैं तुम्हें पूरी कहानी बताती हूँ। जो मकान तुमने लिया है आज से 12 साल पहले, क्या है अर्चना के मकान का राज? क्या सच में उसमें एक औरत की आत्मा रहती है? क्या अर्चना और परवीन कर पाएंगे गृह प्रवेश? आगे कहानी में क्या क्या होने वाला है जानेंगे कहानी के अगले भाग में। अगर आपको अगला भाग सुनना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट कीजिए, तभी हम अगला भाग जल्दी लेकर आएंगे। और दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है ये भी हमें ज़रूर बताइए। और चैनल पर नए आए हो तो
चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे कहानी के अगले भाग में।